ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें हम लोग करते क्या है बेसिकली, जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस, ठीक है, उसका रिलेशन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ। मैक्रोस्कोपिक, अभी कौन बताएगा मुझे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस क्या होता है? एनीवन? ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में क्या आती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम लोग यूजुअली देख सकते नहीं है, उसे मेजर नहीं कर सकते। एग्जांपल हो गया मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल की स्पीड, ठीक है, मॉलिक्यूल का बेसिकली उनके बीच का डिस्टेंस एंड ऑल, वो सारी चीजें, वो सारी बातें आती है हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे चलो एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास आ गया अपना, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बोल दो, एटम और या फिर मॉलिक्यूल का रेडियस बोल दो, उनके बीच का डिस्टेंस बोल दो, एंड सो चीजें, जो इसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में क्या आता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है, सही बात है, वॉल्यूम आता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है मैक्रोस्कोपिक में। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग करते क्या है, एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है तुम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले यार ये पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस, कोई बताएगा मुझे आइडियल गैस का मीनिंग क्या होता है? एनीवन? तो बेसिकली आइडियल गैस होता क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन आइडियल गैस का बोले कि जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे वो होती है मेरी आइडियल गैस। तो एक सिंपल डेफिनेशन ये है, विच फॉलोज द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, सही बात है। तो कौन सी अपनी आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है, जहां पे पी आपका प्रेशर होता है, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो ये अपनी आइडियल गैस की इक्वेशन है। तो कोई गैस, जो गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करती है, जो इस इक्वेशन के साथ कंसिस्टेंट है, वो बन जाती है अपनी आइडियल गैस। ठीक है, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है वो होती है आइडियल गैस। ठीक है, आई होप इतना सब लोगों को क्लियर है। जिन जिन को क्लियर है थम्स अप देके बताओ, चलो जल्दी से। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, एक और एक इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू कैपिटल एन इंटू के बी इंटू टी। ठीक है, एग्जैक्टली यही इक्वेशन, बस यहां पे चेंज क्या किया गया है, ये जो एन इंटू आर है, ये जो एन इंटू आर है, इसके बदले रिप्लेस कर दिया गया है कैपिटल एन इंटू के बी। अब ये कैपिटल एन है क्या? कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस सैंपल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस सैंपल, सही बात है। और के बी क्या है? के बी अपना बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, सही बात है। अच्छा, अभी यहां पे बेसिकली तो रिलेशन क्या निकल के आ जाता है हमारा, आपका नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस सैंपल इनटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बी, सही बात है। ओके, अभी ये कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन को मैं लिख सकता हूं आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टाइम्स एवोगैड्रो कांस्टेंट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। बेसिकली अगर मेरे गैस में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर मेरे गैस में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल का मीनिंग उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स है। अभी एवोगैड्रो नंबर होता कितना है, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे? तो अपना एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, सही बात है। पर मोल एक्चुअली इसका यूनिट होता है पर मोल। मीनिंग अगर मैं कोई भी 1 मोल गैस ले लूं, अगर मैं 1 मोल गैस लूं, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स है, इतने सारे मॉलिक्यूल है। अभी 1 मोल ऑफ गैस होता क्या है बेसिकली, या फिर 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। आपको बेसिकली मॉलिक्यूलर कोई भी, लेट से अगर मैं O2 का सैंपल ले रहा हूं, O2 गैस का सैंपल ले रहा हूं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? एक ऑक्सीजन एटम अगर मैं देखूं, अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम देखूं, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो O2 का कितना हो जाएगा? 32। तो O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है, O2 का मॉलिक्यूलर मास टोटल 32 है, एटॉमिक मास यूनिट AMU।
ठीक है, तो अगर मैं जितना मॉलिक्यूलर मास है अगर मैं उतने ही ग्राम्स का सैंपल लूं तो वो 1 मोल बन जाएगा। तो बेसिकली इस केस में अगर मैं 32 ग्राम्स ऑफ O2 गैस लूं तो उसमें टोटल 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे। बेसिकली उसमें टोटल Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कितने, 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये वाला मोल कॉन्सेप्ट जिन जिन बच्चों को क्लियर है जल्दी से थम्स अप देके बताओ मुझे। चलो यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। एग्जांपल क्या है, लेट से SF6 गैस ले लो, कंसिडर SF6 गैस। ठीक है, अभी लेट से मैं इसका 100 ग्राम्स का सैंपल ले रहा हूं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ मुझे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ और मुझे बताओ इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं 100 ग्राम का SF6 गैस का एक सैंपल लूं। ठीक है, जल्दी चलो। सही बात है, तो यहां पे सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, जो गैस है SF6 इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, सल्फर का होता है 32 प्लस 6 टाइम्स फ्लोरीन का होता है 19। तो ये जरा इवेल्युएट करना कितना हो जाता है, 32 प्लस 5 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 641। ठीक है, आई होप मैंने कैलकुलेशन सही की है यहां पे। ओके, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। मीनिंग अगर एक बार हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मैं 146 ग्राम्स ऑफ SF6 लू तो इसमें टोटल 1 मोल ऑफ गैस प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं ले कितना रहा हूं, एक्चुअली 100 ग्राम्स ले रहा हूं, तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे मुझे पता नहीं, तो मैं इसे n अज्यूम कर रहा हूं। तो यहाँ पे बेसिक यूनिटरी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे कि आपका 146 अपॉन 100 दिस शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन n, सिंपली दिस नंबर अपॉन दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर अपॉन दिस नंबर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, टोटल मेरा फंडा क्या बोलता है, जितना मॉलिक्यूलर मास है अगर मैं उतने ग्राम का सैंपल लूं तो उसमें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं 146 ग्राम्स ऑफ SF6 लूं तो इसमें टोटल 1 मोल ऑफ गैस प्रेजेंट है। तो अगर अगर मैं 100 ग्राम लूं तो इसमें टोटल n मोल्स होने चाहिए। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सिंपली यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो यहां से मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, क्या कितना आ रहा है ये, 100 अपॉन 146। ठीक है, एक बार मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन 146 इंटू एवोगैड्रो का नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मेरा आंसर है, कंप्यूट कर देना। ठीक है, जिन जिन बच्चों को पूरा का पूरा सोल्यूशन क्लियर है एक थम्स अप देके बता मुझे, चलो जल्दी से। ठीक है, तो फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताया आइडियल गैस के, कौन से, एक तो है आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी, दूसरा है आपका पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन टाइम्स केबी इंटू टी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों में कंपैरिजन करूं तो टेम्परेचर है ही, यहाँ पे स्मॉल एन इंटू आर आ रहा है और यहाँ पे कैपिटल एन इंटू के भी आ रहा है। फिर से बता देता हूं मैं एक बार, आपका स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स है, योर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स, योर कैपिटल आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन अ गैस सैंपल और के भी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो कहना है ये जो कैपिटल एन है, ये जो कैपिटल एन है, या फिर चलो पहले इन दोनों को कंपेयर करके मैं सिंपली लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टाइम्स केबी के बराबर होना चाहिए। ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं, सिंपली नंबर ऑफ मोल टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये रिलेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सिंपली टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो ये चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट इनटू केबी। सही बात है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें नंबर ऑफ मोल्स कट रहा है, तो यहां से बेसिकली हमें रिलेशन क्या आ रहा है, आपका केबी किसके बराबर आ रहा है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आ रहा है। तो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है SI यूनिट में, 8.31। ठीक है, और आपका एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जल्दी से मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बताना। चलो, तो कितना आ रहा है तुम लोग का, 1.38 इंटू 10⁻23।
सही बात है। अभी जल्दी से मुझे यूनिट्स बताओ, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका अगर ये निकालना पड़े, सबसे पहले आर का यूनिट निकालेंगे। आर कैसे, आर को मैं लिख सकता हूं पीवी बाय एनटी। तो पीवी का तो जूल होता है, एन तो मोल इनवर्स, और टेम्परेचर का केल्विन इनवर्स। सही बात है, वही मैं अगर मैं यहां पे डाल दूंगा तो जूल पर केल्विन आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। तुम्हें जो जूल पर मोल पर केल्विन आ रहा है ना, ये जो इसका जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है, और एनए का केल्विन इनवर्स है। ठीक है, आर का एनए का एक्चुअली सॉरी एनए का मोल इनवर्स है। एनए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपको, एनए क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो एनए का यूनिट एक्चुअली मोल इनवर्स है। दैट्स द रीजन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मोल इनवर्स कट जाएगा, इसका आ जाएगा जूल पर केल्विन। सही बात है। तो जिन जिन बच्चों को इतना क्लियर है बोल्ट्जमान कांस्टेंट कैसे निकाला मैंने और उसका सिग्निफिकेंस, एक जल्दी से थम्स अप देके बताओ मुझे। चलो चलो, इसके बाद आपका फंडा आता है मीन फ्री पाथ का। मीन फ्री पाथ, सही बात है। तो अगर मैं कोई भी एक सैंपल लू गैस का, इफ आई टेक अ गैस सैंपल, तो यहां पे होता क्या है, देर आर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, देर आर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां से आपका बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होता क्या है। अभी जब भी हम लोग कोई भी मैकेनिक्स के क्वेश्चन करते थे, एक ही ऑब्जेक्ट होता था, तो एक ही ऑब्जेक्ट की फिजिक्स स्टडी करना एक्चुअली बहुत ईजी है। बट यहां पे अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, बेसिकली ये जो नंबर जा रहा है, ये बिलियन बिलियंस एंड ट्रिलियंस इसके सामने छोटा लगता है, इतना बड़ा नंबर है 10⁻23। अगर मैं बिलियन देखूं तो बिलियन के पीछे टोटल 9 जीरोस होते हैं, ट्रिलियन के आगे टोटल बेसिकली 12 जीरोस होते हैं। तो या ये ट्रिलियन के भी ऑलमोस्ट डबल, मतलब ट्रिलियन को ट्रिलियन से मल्टीप्लाई करे तब जाके वो 10⁻23 24 के ऑर्डर का कुछ तो बनेगा। तो या तो देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स बोल सकते हैं ना गैस सैंपल, एंड दैट्स द रीजन ये नॉर्मल मैकेनिक्स काम नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता क्या है, हम लोग सारे चीजों का एवरेज लेते हैं। अभी ऑब्वियसली मैं किसी भी एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, मैं किसी भी एक मतलब हर एक का तो निकालते नहीं बैठ सकता मैं। ठीक है, मैं हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल का उनके बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं निकाल सकता। सही बात है। तो बट यहाँ पे मैं निकालता क्या हूँ, यहाँ पे मैं हर एक चीज का एवरेज निकालता हूँ। तो मैं सारे के सारे एटम्स के वेलोसिटी का एवरेज निकालूंगा, सारे के सारे एटम्स के फोर्स का एवरेज निकालूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होता है कि हम हर चीज का एवरेज लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ होता क्या है, यहाँ पे देखो, मीन फ्री पाथ का मीनिंग है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ टू एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले, उसके बाद मैं मीनिंग बताऊंगा। द एवरेज एवरेज डिस्टेंस the average distance between two successive collisions between two atoms slash molecules। सही बात है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस के सैंपल में, वो एक रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में, दे आर इन अ रैंडम स्टेट ऑफ मोशन। सो दैट्स द रीजन ऑब्वियसली एक दूसरे से टकराते रहते हैं वो लोग, और वॉल से भी टकराते रहते हैं। ठीक है, तो वो टकराने से पहले बेसिकली वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो हो जाता है उसका, ऑब्वियसली हर एक एटम का अलग अलग रहेगा। एंड दैट्स द रीजन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे एटम्स का एवरेज ले लेंगे। तो ऑन एन एवरेज दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो मॉलिक्यूल या एटम टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो बन जाता है वो गैस सैंपल का मीन फ्री पाथ। तो यार जिन जिन बच्चों को ये मीन फ्री पाथ का मीनिंग क्लियर है, मुझे एक थम्स अप देके बताओ। चलो, बेसिकली अगर मैं इसके डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस बिटवीन टू एटम्स प्लस मॉलिक्यूल। लास्ट का जो स्टेटमेंट है वो लिखने की जरूरत नहीं, ये जो इतना स्टेटमेंट है यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस मीनिंग एटम्स और मॉलिक्यूल ऑब्वियसली कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो एक बार कोलाइड किया, एक एटम है लेट्स से उसने कहीं पे एक बार कोलाइड किया। ठीक है, तो दूसरे कोलिजन तक जाते जाते, दूसरा कोलिजन होने तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है,
वो बन जाता है उसका मीन फ्री, वो बन जाता है उसका फ्री पाथ। और ऐसे ही अगर मैं सारे एटम्स का लूंगा तो वो बन जाएगा उसका मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो या तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर रहा है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, उस इंटरवल के बीच में, ऐसे सबका अगर मैं एवरेज ले लूं तो वो बन जाएगा मेरा मीन फ्री पाथ। अभी क्लियर है क्या तुम लोग को? एक फॉर्मूला है डायरेक्ट इस चीज का डेरिवेशन का, तो वो फॉर्मूला अगर मैं लिखने से पहले आपसे कुछ चीज डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहले तो आपका जो ये है वो मॉलिक्यूलर डेंसिटी के बराबर के कहना है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? मतलब कौन बताएगा मुझे डेंसिटी और मीन फ्री पाथ के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? ठीक है, बेसिकली अगर मैं डेंसिटी बढ़ाऊं किसी भी सैंपल में तो उसका मीन फ्री पाथ कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? कौन बताएगा मुझे इस चीज का आंसर? तो बेसिकली अगर मैं डेंसिटी और मीन फ्री पाथ के बीच में रिलेशन देखूं तो ऑब्वियसली बात है आपका जो मीन फ्री पाथ है इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अच्छा यहां पे ना डेंसिटी डेंसिटी अच्छा मैं बोलूंगा एटॉमिक स्लैश मॉलिक्यूलर डेंसिटी, एटॉमिक स्लैश मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली कैपिटल एन अपॉन वी। यहाँ पे कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, वॉट। ठीक है, और अगर मैं वी देखो ये तो वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपका जो मीन फ्री पाथ है ना वो इस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है अगर मैं ज्यादा भर दूंगा एटम्स तो कोलिजन्स भी ज्यादा होंगे जिसके कारण आपका मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस है या पे मैंने गलती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑल्सो आपका जो मीन फ्री पाथ है इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली डी। अगर मैं डायमीटर ले लू ना, लेट्स से स्मॉल डी में डायमीटर ले लू, ठीक है, तो वो उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या फिर साइज, साइज ऑफ एन एटम स्लैश मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है अगर साइज बढ़ जाएगा तो कोलिजन ज्यादा होंगे, साइज कम रहेगा तो कोलिजन कम होंगे। तो या अगर मैं रेडियस की बात करूं या फिर किसी एटम्स के साइज की बात करूं तो ऑब्वियसली उसके साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई वी। यह आपका मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। सही है, इतना लिखो चलो। ठीक है, आपका नाइट्रोजन गैस है, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका डायमीटर दे रखा है, इसे डायमीटर लिख देता हूं मैं। इसका डायमीटर दे रखा है 324 पीएम। पीएम क्या है? अपना पीकोमीटर। पीको मतलब 10⁻12 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 324 इंटू 10⁻12 मीटर्स। आपको सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो, देखते कौन कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो चीज निकालनी है इसके फॉर्मूला देख लो। तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा डी डी कंफ्यूज होता है ना। मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है? √2 टाइम्स पाई डी स्क्वायर इंटू एन बाई वी। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। सही बात है, तो यहां पे तो कोई इशू है नहीं। आपका √2 दिया है, पाई डी स्क्वायर डी दिया है, √2 और पाई तो पता ही है। ठीक है, प्रॉब्लम यहां पे आएगा आपका एन बाई वी पता नहीं होता क्या है। तो जो मैंने आपको दूसरा इक्वेशन बताया था आइडियल गैस का वो हम लोग यूज करेंगे। पहला इक्वेशन तो पीवी इक्वल टू एनआरटी था, दूसरा इक्वेशन क्या था? पीवी इक्वल टू एन के बी टी, जहां पे एन आपका क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें एन बाई वी निकालना है। तो यहां से मेरा एन बाई वी क्या बन जाएगा? मेरा एन बाई वी सिंपली बन जाएगा पी बाय के बी टी। सही बात है, ठीक है। जब प्रेशर यहाँ पे 1 एटीएम दिया है, इनफैक्ट अगर प्रेशर नहीं दिया होगा तो ये कन्वेंशन है कि हमें 1 एटीएम लेना है, इतना याद रखो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में अगर प्रेशर नहीं दिया है और प्रेशर की रिक्वायरमेंट आ रही है तो प्रेशर को 1 एटीएम लेना है। ठीक है, तो बेसिकली एन बाई वी जो है वो पी बाय केबीटी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे प्रेशर कितना लेना है? 1 नहीं सब्सटीट्यूट करना है आपको, एसआई यूनिट में लिखना है। आपका जो 1 एटीएम है वो कितना?
1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो आपको प्रेशर के बदले ये सब्स्टिट्यूट करना है, 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना है हमने अभी अभी निकाला, 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर कितना है, क्या मैं इसमें जीरो डाल सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, जीरो नहीं डाल सकता मैं। आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस आपको डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं? डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करके। तो यहां पे 273.15 डिग्री केल्विन है ये। तो या आपको टेम्परेचर के बदले ये डालना है 273.15 केल्विन। अच्छा, ये किसका वैल्यू है? एन बाई वी का वैल्यू है। तो हमें सब कुछ पता है, तो यहां पे डायरेक्टली मैं सीधा सीधा मीन फ्री पाथ लिख दूंगा, टोटल 1/√2 इंटू पाई इंटू डायमीटर कितना बोला है? इतना बोला है, डायमीटर का स्क्वायर 324 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इंटू एन बाई वी। एन बाई वी क्या, यहाँ पे इतना बड़ा सा हमने निकाल दिया, 1.01 इंटू 10⁵ इंटू जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहाँ पे ये पूरी ये जो नीचे जो भी है वो ऊपर चला जाएगा, तो 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 273.15। तो ये टोटल निकालना है हमें। जिन जिन बच्चों को समझ में आया थम्स अप दो, और इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करते करके बताऊं ये जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअली 0.8 है इंटू 10⁻7 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका मीन फ्री पाथ है। तो जरा मीन फ्री पाथ को आपके डायमीटर से कंपेयर करो, तो ये कितना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसके 3 ऑर्डर भी निकाल दूं तो ये बेसिकली 10⁻⁻, ये हो जाएगा। तो या तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों को देखूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, तो यह आपका हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बड़ा होता है आपका मीन फ्री पाथ, कंपेयर करो अगर मैं मॉलिक्यूलर डायमीटर से। एंड दैट्स द रीजन गैस में एक्चुअली वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है कंपेयर टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी अगला देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन। ठीक है, तो ये डेरिवेशन के करने से पहले सबसे पहले मैं यहां पे इसके अजम्पशंस लिखूंगा। तो क्या क्या हम लोग अज्यूम कर रहे हैं एक आइडियल गैस में। बेसिकली आपके जो आइडियल गैस का केटीजी का डेरिवेशन में यहाँ पे करने वाला हूं, बट ये करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे सबसे पहले गैस के बारे में। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है गैस का, कि गैस का जो वॉल्यूम है इट इज मच लार्जर कंपेयर टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस एटम स्लैश मॉलिक्यूल को जीरो लेना है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बेसिकली यहाँ पे लेट से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक का थोड़ा तो वॉल्यूम रहेगा, लेकिन उन्हें हमें जीरो कंसिडर करना है। तो जो वॉल्यूम है वो कंटेनर का वॉल्यूम है। इंडिविजुअल गैस और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जीरो है। ऑब्वियस सी बात है, ये सच नहीं है। ठीक है, गैस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल उनका छोटा सा रेडियस या डायमीटर तो होता ही है, तो उनका एकदम छोटा सा वॉल्यूम तो होता ही होता है। बट या यहाँ पे हमें ये चीज अज्यूम करनी है। दूसरा क्या अज्यूम करना है हमें? देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, नो फोर्स of interaction between two molecules and molecules and container, molecules and container। सही बात है, एक्सेप्ट कोलिजन, एक्सेप्ट कोलिजन मतलब दो एटम्स और दो कोई भी दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स लो, या फिर एटम्स और कंटेनर के वॉल देखो, उनके बीच में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट कोलिजन वाला फोर्स। ऑब्वियस ही बात है, जब कोलाइड करते तो उनके बीच में फोर्स तो आता ही है, वो वाला फोर्स छोड़ के बाकी उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स नहीं है। हालांकि हमें ये पता है कि ये जो बात है ये ट्रू नहीं है। देयर आर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और ऑब्वियसली गैस के मॉलिक्यूल्स और कंटेनर में भी फोर्स होते हैं। ठीक है, तो या बट ये इसका एजम्पशन है। ठीक है, तो इतने दो दो ये 2 पॉइंट जिन बच्चों को क्लियर है, थम्स अप दो मुझे चलो जल्दी से। तीसरा क्या एक्चुअली बेसिकली जो भी कोलिजन हो गए वो इलास्टिक कोलिजन अज्यूम करना है हमें, इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है,
जो भी कोलिजन्स होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर उनके कंटेनर के बीच में, सारे के सारे कोलिजन्स जो है वो हमें इलास्टिक अज्यूम करना है। इलास्टिक अज्यूम करने का मीनिंग इसका काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम सारे के सारे कंजर्व हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ट्रू है, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता। अगर मेरे दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोलिजन हो रहा है, ठीक है, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स वैसे के वैसे बाहर निकल रहे हैं, उनके बीच में कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है। एंड जितना हमें पता है यार, अगर हर एक कोलिजन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफॉर्मेशन होता है उनके शेप में, फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते वो लोग, उनके इतने कोलिजन होते रहते। तो या ये वाला कंडीशन ज्यादा ट्रू है कंपेयर टू बाकी कंडीशन। ठीक है, तो या जो भी कोलिजन होते हैं इलास्टिक कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, आपका ई जीरो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन जीरो होता है। अच्छा, और एक चीज इलास्टिक कोलिजन की जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कि लेट्स से यहाँ पे एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर ये स्टेशनरी और ये मूव कर रहा है लेट्स से विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो अगर ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी v इससे हिट करता है तो उसका वेलोसिटी सिंपली रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक छोटा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये स्टेशनरी है और ये v से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद इसकी सिंपली वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज हम लोग डिराइव कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में कोलिजन वाले चैप्टर में, तब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन, सॉरी यहाँ पे जीरो क्यों लिखा है मैंने, 1 लेना होता है ना, तुम लोग भी यार कुछ बोलते नहीं हो मुझे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, और भी बहुत सारी कंडीशंस है लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी का, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अगर मैं लूं तो उसके टोटल 3 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, लेट से ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे जो मॉलिक्यूल है, मेरे मॉलिक्यूल में टोटल 3 अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो किसी भी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इज गिवन बाय vx टाइम्स आई कैप प्लस vy टाइम्स j कैप प्लस vz टाइम्स k कैप, ठीक है। ये किसी भी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, अगर लेट से मैं कोई पहला एक मॉलिक्यूल देख रहा हूं तो वो v1, पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1x vx1 प्लस vy1 vz1, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो उसका एक x कंपोनेंट होगा, उसका एक y कंपोनेंट होगा, उसका एक z कंपोनेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, कोलिजन में चेंज होता रहेगा, तो बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स उसका जो भी वेलोसिटी होगा उसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा और एक z कंपोनेंट होगा, सही बात है। अभी लेट से ये यहाँ पे इसका vx कंपोनेंट है, इसका x कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जाके इस कंटेनर की वॉल को टकराएगा और कंटेनर की वॉल को टकरा के ये रिवर्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इनिशियली वेलोसिटी vx है और लेट से ये जाके कंटेनर के वॉल को टकरा रहा है। आफ्टर कंटेनर के वॉल को टकराना इसका वेलोसिटी, जैसे मैंने यहाँ पे रूल बताया, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और अगर बड़ा वाला ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, छोटा वाला ऑब्जेक्ट उसको किसी वेलोसिटी से हिट कर रहा है, तो सिंपली क्या होता है, छोटे वाली के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, सही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली अपना जो छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसका मास मैंने स्मॉल एम लिया है, अगर ये टकराएगा मेरे कंटेनर के वॉल को तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, आफ्टर कोलिजन सिंपली ये हो जाएगा, उसका वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी इन v डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन vx है, तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या होगा, vx f लिख रहा हूं मैं, फाइनल सिंपली ये माइनस vx हो जाएगा, सिंपली माइनस वी एक्स हो जाएगा। तो अच्छा, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालने जाऊं तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम को क्या लूंगा मैं, मास इंटू वी एक्स, लेकिन इसका वी एक्स नेगेटिव है तो माइनस, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वी एक्स। तो ये टोटल कितना हो रहा है, -2 इंटू मास इंटू वी एक्स। तो ये टोटल उसका चेंज इन मोमेंटम है। तो जितने बच्चों को चेंज इन मोमेंटम का फंडा क्लियर है, एक थम्स अप देके बताओ चलो जल्दी से, ठीक है। अच्छा, ये चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन ले रहे हैं हम लोग एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो आपका ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ ये क्या बोलते हैं, इसे मॉलिक्यूल बोलते हैं हम। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, इसी का ऑपोजिट होगा बेसिकली। अगर मैं न्यूटन का थर्ड लॉ देखूं तो एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम लेफ्ट डायरेक्शन में, तो वॉल का चेंज इन मोमेंटम राइट डायरेक्शन में होगा, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे वॉल का चेंज इन मोमेंटम में 2mvx के बराबर ले लूंगा, सही बात है। अभी देखो, मैं इसकी लेंथ l ले लूंगा,
मैं टोटल मैंने जो सैंपल बॉक्स लिया है, जो जो सैंपल कंटेनर लिया है, क्यूब लिया है, और इसका टोटल लेंथ मैं कैपिटल एल ले रहा हूं। इसका लेंथ में टोटल कैपिटल एल ले रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाला। जैसे हमें न्यूटन का सेकंड लॉ पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सर्टेड फोर्स। सही बात है। तो अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहा है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि अगर मुझे फोर्स निकालना है, बेसिकली मैं यहाँ पे फोर्स में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा। यहां पे मैंने सिंपली चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला है, चेंज ऑफ मोमेंटम। सही बात है। पी को बेसिकली अच्छा जाने दो, मैं मोमेंटम ही लिखता हूं वरना प्रेशर से कंफ्यूज हो जाओगे। ये सिंपली मैंने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालूंगा मैं? मुझे इसी चीज को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली कितने टाइम बाद ये फिर से टकराएगा। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका वेलोसिटी है vx, इसे टकराया, फिर से ये vx से इधर जाएगा, तो यहां आ जाएगा, फिर से टकराएगा। अभी यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि जरूरी थोड़ी है कि मॉलिक्यूल जब फिर से आएगा तो फिर से वही टकराएगा। तो इसका आंसर ये है कि ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो लेट से ये यहां से निकल रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल वहां पे जरूर आएगा जिसकी वेलोसिटी vx रहेगी, इसके इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहेगी। तो इवन दो ये एटम नहीं टकराएगा, कोई दूसरा एटम टकराएगा, लेकिन वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हम लोग करने के वाले, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे vx की वेलोसिटी से गया था, फिर से इस वॉल को टकराया, फिर से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी vx हो गई, अगेन ये वाले वॉल को टकराएगा, फिर से टकरा के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टोटल मुझे टाइम निकालना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि यही वाला मॉलिक्यूल सामने वाली वॉल को टकरा के फिर से रिवर्स आ जाएगा। ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो इसके पीछे का आंसर क्या है? इतने सारे मॉलिक्यूल्स, देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो भी रही है तो एक दूसरा मॉलिक्यूल जरूर रहेगा जिसकी वेलोसिटी इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी के बराबर है। तो ऐसे टकरा के एक मॉलिक्यूल जरूर आएगा जो इसी का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो दैट्स द रीजन हम ये चीज हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका वेलोसिटी vx है, ये पहले इतना लेंथ ट्रैवल करेगा, फिर से इतना लेंथ ट्रैवल करेगा, फिर से मेरी इस वॉल को टकराने के लिए। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है वो? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर रहा है? टाइम बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो? यहां तक ट्रैवल करने के लिए एल डिस्टेंस, फिर से यहां तक ट्रैवल करने के लिए एल डिस्टेंस, तो वो टोटल 12 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। द होल डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड कितनी है उसकी? vx, मतलब उस एक्स डायरेक्शन में उसकी टोटल vx स्पीड है। तो ये हो गया उसका टाइम टेकन, 2l/v। सही बात है। तो ये है आपका चेंज इन मोमेंटम, ये आपका टाइम। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मुझे करना क्या पड़ेगा? सिंपली जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किसी भी क्वांटिटी और हम टाइम से डिवाइड करते हैं उसका टाइम रेट मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है आपका? 2mvx, द होल डिवाइडेड बाय आपका टाइम कितना ले रहा है? 2l/vx। सही बात है। तो यहाँ पे सिंपली 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? m/l टाइम्स vx का स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। तो जिन जिन बच्चों को यहां तक क्लियर है मुझे एक थम्स अप देके बताओ, चलो जल्दी से। बेसिकली टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो? ये वाली वॉल्स को निकलने के बाद, ये वाली वॉल से निकलने के बाद टोटल यहां पे जाएगा, इस वाली वॉल को टकराएगा, फिर से इस वाली वॉल पे आएगा। सो टोटल 12 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा मैं, तो टाइम हो जाएगा आपका 12/v। ठीक है, तो यहां से आपका टाइम निकला। तो सिंपली चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ रहा है? m/l टाइम्स vx का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्लियर है? ठीक है, तो आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो आपका जो फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ डेल्टा पी, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम है। लेकिन एसआई यूनिट में हमें पता है जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वालिटी की साइन लाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, तो एसआई यूनिट में वो चीज एक्चुअली 1 के बराबर होती है, कांस्टेंट। तो आपका जो फोर्स है वो एक्चुअली इसके बराबर ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी।
तो आपका यहाँ पे फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है मॉलिक्यूल वॉल पे, सिंपली m/l टाइम्स vx का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का एक्सप्रेशन। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन कितना रहेगा, सिंपली प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स तो इतना है m/l टाइम्स vx का स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय ये जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर की वॉल का एरिया कितना है, इसका साइड लेंथ LL है, तो इसका एरिया बन जाएगा, यहाँ पे इसका एरिया बन जाएगा L स्क्वायर। तो सिंपली मुझे यहाँ पे L स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, मेरा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल कितना आ रहा है, सिंपली m/l³ टाइम्स vx का स्क्वायर। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों के प्रेशर तक क्लियर है मुझे एक थम्स अप देके बताओ, चलो जल्दी से। ठीक है, अभी यहां पे देख लेना, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, यहां पे लिख दूंगा मैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल। ये किसके बराबर है, ये सिंपली आपका m/l³ टाइम्स vx का स्क्वायर है। ठीक है, m क्या है, स्मॉल m क्या है, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास, इनफैक्ट सारे मॉलिक्यूल्स का मास या फिर एटम्स का मास उतना ही होता है। ठीक है, अच्छा अभी यहां पे देखो, आपका जो vx का स्क्वायर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। सही बात है, बेसिकली मैंने आपको यहीं पे लिखाया है, वेलोसिटी इज गिवन बाय vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। तो ये सारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली वेलोसिटी बन जाता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो यहां से सिंपली आपका जो v स्क्वायर क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बन जाएगा आपका vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। अच्छा, यहां पे हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेज हो जाएगा हर एक चीजों का। तो आपका एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे सिंपली एवरेज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, vx का एवरेज का स्क्वायर प्लस vy के एवरेज का स्क्वायर प्लस vz के एवरेज का स्क्वायर। सही बात है। अच्छा, सिंस सारे के सारे डायरेक्शंस इक्वल है, बेसिकली इक्वली कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है, तो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन ये सारे सेम है। सो बेसिकली एक्स डायरेक्शन का एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, वाई डायरेक्शन का एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर और जेड डायरेक्शन के एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, ये सारे के सारे एक्चुअली इक्वल है, बिकॉज एक्स डायरेक्शन हो या वाई डायरेक्शन हो या जेड डायरेक्शन हो, कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है। सही बात है, तो सारों के एवरेज वेलोसिटी का जो मीन वेलोसिटीज है उनके वो सेम ही रहेंगे। तो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे सिंपली जो वी स्क्वायर है, यहाँ पे मैं सिंपली सारे के सारे इक्वल है, मैं इसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स वी एक्स का स्क्वायर का एवरेज। सही बात है, बिकॉज यहाँ पे सिंपली मैं वी एक्स ही डाल दूंगा, वी वाई वी जेड के बदले वी एक्स ही डाल दूंगा एवरेज की बात करूं तो यहां से जो आपका वी एक्स के स्क्वायर का एवरेज है वो आपका सिंपली वेलोसिटी के स्क्वायर के एवरेज बाय 3 के बराबर है। तो यहां पे ये चीज क्या बन जाएगी, सिंपली m/l³ टाइम्स वी स्क्वायर का एवरेज या फिर वी एवरेज का स्क्वायर जो भी हो। ठीक है, बाय 3, ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जिन जिन बच्चों को इतना क्लियर है थम्स अप देके बता मुझे, चलो जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में L³ आ रहा है। L³ क्या है, सिंपली ये कंटेनर का वॉल्यूम है, ये कंटेनर हमने क्यूब अज्यूम किया है जिसकी साइड लेंथ है L, तो L³ हो जाएगा इसका वॉल्यूम। सही बात है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, m/v इंटू यहाँ पे v का स्क्वायर का एवरेज अपॉन 3। सही बात है, यहाँ पे v जो है ये वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा अगर एक मॉलिक्यूल इतना एक्सर्ट करता है तो कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना एक्सर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसके बराबर होगा, ये सिंपली बराबर होगा मास टाइम्स कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम टाइम्स v स्क्वायर का एवरेज बाय 3। सही बात है, ठीक है। बेसिकली क्या टोटल, अगर एक मॉलिक्यूल इतना एक्सर्ट कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना एक्सर्ट करेंगे, सिंपली मैंने उसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है एक मॉलिक्यूल का मास या फिर एक एटम का मास इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहना है ये टोटल मास बन जाएगा मेरा, टोटल मास ऑफ दैट गैस सैंपल। ठीक है, ये जो चीज है स्मॉल m टाइम्स कैपिटल N, एक स्मॉल m जो है वो एक एटम या मॉलिक्यूल का मास है
और कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा गैस का। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपली हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम इनटू वी स्क्वायर का एवरेज बाय 3। सही बात है। चलो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली डेंसिटी होता है, तो यहां पे आ जाएगा डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर का एवरेज बाय 3। तो फाइनली यहां पे मेरे प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला निकल के आ रहा है डेंसिटी, बेसिकली से हम लोग ऐसे याद रखेंगे 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर का एवरेज। सही बात है। तो ये आपके प्रेशर का फॉर्मूला है। प्रेशर ऑफ एनी गैस इज गिवन बाय 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को ये पूरा का पूरा डेरिवेशन क्लियर है एकदम अच्छे से, मुझे एक थम्स अप देके बताओ, चलो जल्दी से। नहीं कोई भी पॉइंट क्लियर है पूछो, फिर से बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार पूरा का पूरा डेरिवेशन देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो एक कंटेनर अज्यूम कर रहे हैं, क्यूबिकल कंटेनर अज्यूम कर रहे हैं जिसका साइड लेंथ है कैपिटल एल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को पकड़ रहे हैं, उसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, एक जेड कंपोनेंट होगा। तो सिंपली उसकी वेलोसिटी को हम लोग वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक कंटेनर के वॉल को टकराएगा तो हमें पता है उसकी वेलोसिटी सिंपली रिवर्स होने वाली है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में अगर वी एक्स है, तो उसकी कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी, माइनस वी एक्स हो जाएगी। तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करके हमें ये आ रहा है -2m वी एक्स आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर उसका इतना चेंज इन मोमेंटम है तो वॉल पे कितना चेंज इन मोमेंटम एक्सर्ट कर रहा है, सिंपली इसका ऑपोजिट, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वॉल जो है वो 2mvx के बराबर है। सही बात है। अच्छा यहाँ पे हमने टाइम कैलकुलेट किया, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेसिकली वो फिर से कब टकराएगा मेरी वॉल को, अपनी वॉल को फिर से कब टकराएगा, तो बेसिकली वो एक साइड ट्रैवल करेगा फिर से दूसरे साइड पे जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल करता है, लेकिन जैसे मैंने बताया इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो कोई ना कोई इसकी जगह ले ही लेगा। तो इट्स द आर्ग्यूमेंट इज इक्वली ट्रू। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पे जाएगा एल लेंथ, फिर से यहाँ पे जाएगा एल लेंथ, टोटल 2l लेंथ ट्रैवल कर रहा है, डिवाइडेड बाय स्पीड उसका vx है उस डायरेक्शन में, तो टोटल टाइम बन जाएगा 2l/vx। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो चीज करके हमें m/l टाइम्स vx का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है आपका जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ही बराबर है, तो ये फोर्स आ गया। तो प्रेशर क्या होगा, सिंपली फोर्स अपॉन एरिया होता है, वो कंटेनर की वॉल का एरिया क्या है, सिंस उसका साइड लेंथ कैपिटल है तो एरिया बन जाएगा उसका एल स्क्वायर। तो वो हमने सिंपली इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के एक्सप्रेशन को एल स्क्वायर से डिवाइड किया, हमें ये आ गया, प्रेशर इज मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल बाय एल क्यूब डिवाइडेड बाय वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल है या फिर वन एटम है। ठीक है, अभी यहां पे मैंने छोटा सा एक डेरिवेशन किया है, इससे आपको साफ बहुत इजीली समझ सकते हो कि जो Vx का स्क्वायर है या फिर एवरेज Vx का स्क्वायर है, मैं सिंपली वी स्क्वायर के एवरेज बाय 3 से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो यहां पे मैंने वही किया, Vx स्क्वायर के बदले V एवरेज स्क्वायर के इससे डिवाइड कर दिया, बाय 3 से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, बेसिकली ये मेरा एक एटम का फोर्स है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन, अगर ये टोटल आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल है, तो अगर ऐसे टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले तो क्या हो जाएगा, सिंपली मुझे कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली यहां पे हमें v चाहिए था, vx नहीं चाहिए था, दैट्स द रीजन मैंने vx को v में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है प्रिंस, चलो अभी आपका एक मॉलिक्यूल का मास इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएंगे, टोटल मास ऑफ दैट गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम आ रहा है, एल क्यूब के बदले वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे वी स्क्वायर का एवरेज बाय 3, तो मास बाय वॉल्यूम तो सिंपली डेंसिटी है गैस की, तो प्रेशर का फॉर्मूला निकल के आता है 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, अच्छा अभी वी स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, सिंपली वी स्क्वायर क्या होगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू लेट से टोटल कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स है ना, तो vn का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो बेसिकली इसका अगर मैं एवरेज लेने जाऊं, यहाँ पे लेट से यहाँ पे ये एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, तो वी स्क्वायर का एवरेज सिंपली
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो आपका वी एवरेज बेसिकली वी स्क्वायर का एवरेज क्या हो जाएगा बेसिकली, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो सिंपली ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ब्ला 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 प्लस vn का स्क्वायर द होल डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। तो आपकी जो रूट मीन स्क्वायर, तो यहां पे एक्चुअली आपका आरएमएस वेलोसिटी आ रही है। तो रूट मीन स्क्वायर होता क्या है, जो यहाँ पे जो लिखा है उसका उल्टा ले लो। रूट मीन स्क्वायर को स्पेल करो स्क्वायर मीन रूट। बेसिकली पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका आरएमएस स्पीड। तो यहाँ पे सिंपली आपका आरएमएस स्पीड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सारे वेलोसिटीज का स्क्वायर का एडिशन डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो ये होता है आपका आरएमएस स्पीड। तो सिंपली आपका प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट डेरिवेशन और आपका आरएमएस स्पीड के बारे में। तो जिन जिन बच्चों को ये पूरा का पूरा डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का, जिन जिन बच्चों को एकदम प्रॉपरली क्लियर है, मुझे एक थम्स अप देके बताओ चलो जल्दी से। चलो ये पढ़ लिया ना, अभी इसके इससे इसी से हम लोग कुछ और रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट देख लेंगे। बेसिकली अगर मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल पकड़ू, तो बेसिकली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की एवरेज निकालने जाऊं, तो सिंपली हाफ इंटू मॉलिक्यूल का मास इंटू वी आर एम एस स्क्वायर के बराबर होगा। सही बात है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखो तो सिंपली वो हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर के बराबर होगा। सही बात है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे जो मुझे प्रेशर का एक्सप्रेशन आ रहा है, इट इज सिंपली 1/3 इंटू रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख सकता हूं, प्रेशर को लिख सकता हूं 1/3 इंटू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो मास है ये टोटल मास है। ठीक है, ये यहां पे जो स्मॉल एम जो लिखा है मैंने, स्मॉल एम आपका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, और यहां पे जो मैं मास लिख रहा हूं ये टोटल गैस का मास है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू उसे गैस के मास को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा, द होल डिवाइडेड बाय कैपिटल वी वॉल्यूम है इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका बेसिकली प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या बन जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा 1/3 इंटू मास इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। सही बात है। अच्छा, अभी यहां पे मास क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम सिंपली ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टाइम्स स्मॉल एम। अभी ये स्मॉल एम ये वाला एम है, ये वाला जो स्मॉल एम है और ये वाला स्मॉल एम एक्चुअली सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल एम टोटल मास बन जाएगा इनटू वी आर एम एस का स्क्वायर। सही बात है, तो आपका बेसिकली पीवी बाय कैपिटल एन क्या बन जाएगा, 1/3 इंटू स्मॉल एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली क्या बन जाएगा, ये मुझे हाफ इंटू एम वी स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं 2/3 कर देता हूं इंटू यहाँ पे बन जाएगा 1/2 इंटू स्मॉल एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अभी ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी सिंपली मेरी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सिंपली मेरा पीवी बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये क्या बन जाएंगे मेरे 2/3 टाइम्स ये चीज है काइनेटिक एनर्जी या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवीजी पर मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इतना जिन जिन बच्चों को क्लियर है मुझे एक थम्स अप देके बताओ चलो जल्दी से। यहां पे बेसिकली डेंसिटी को लिख लिया मैंने मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा ये मास कौन सा, ये टोटल पूरे गैस का मास है, इसलिए मैं इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कैपिटल वी क्या है, वॉल्यूम है इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम में यहाँ पे लेके गया तो पीवी ये आ गया मेरा। अच्छा जो मास है उसे मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टाइम्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास। तो ये स्मॉल मास और ये स्मॉल एम एक्चुअली सेम है, तो यहाँ पे कैपिटल एन में यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो पीवी बाय कैपिटल एम आपका क्या आ जाएगा, 1/3 एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अभी मुझे यहाँ पे हाफ इंटू एम वी स्क्वायर जनरेट करना है, तो सिंपली मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी का एवरेज पर मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, तो आई होप इतना सारे बच्चों को क्लियर है। अच्छा हमारे पास और एक फॉर्मूला है, एक तो पीवी इक्वल टू एनआरटी था, दूसरा था आपका पीवी इज इक्वल टू क्या था,
एन के बी इंटू टी था। तो बेसिकली आपका पीवी बाय एन किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली के बी इंटू टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है हमें, पीवी बाय एन के बदले में के बी इंटू टी लिख दूंगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर इंटू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो यहां से मुझे बेसिकली रिलेशन क्या आ रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आ रहा है मुझे, यहाँ पे लिख लूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी एवरेज, या फिर चलो एवरेज को मैं ऐसे डाल लूंगा, सही बात है, या फिर चलो लिख ही देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का एवरेज, एवरेज का पर मॉलिक्यूल का एवरेज, ये कितना आ जाएगा, सिंपली ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये आ जाएगा 3/2 इंटू के बी इंटू टी। सही बात है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है आपका कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की इज गिवन बाय 3/2 इंटू के बी इंटू टी। ठीक है, अच्छा ये जो फंडा है, इस फंडे का स्पेशल नाम है, इसे बोलते हैं हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली यहां से हमें पता चल जाता है जो काइनेटिक एनर्जी है ना मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर की, और वही काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली हीट को राइज करती है, एंड दैट्स द रीजन आपका यहाँ पे टेम्परेचर एक का रिलेशन मिल जाता है कि आपका बेसिकली जो टेम्परेचर है या फिर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है एवरेज, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसे हम लोग बुलाते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर, सॉरी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इतना जिन जिन बच्चों को क्लियर है, एक थम्स अप देके बताओ मुझे, चलो जल्दी से। ठीक है, तो ये मेरी हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, एवरेज, बेसिकली एवरेज की बात कर रहा हूं, तो नेट काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, यहां पे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी नेट, तो ये एक मॉलिक्यूल की है ना, तो तो बेसिकली मुझे इसी चीज को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/2 इंटू के बी इंटू कैपिटल एन मेरा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इंटू कैपिटल टी। सही बात है, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी नेट हो गया। तो सिंपली ये चीज क्या है, के बी इंटू कैपिटल एन क्या है, ये सिंपली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर है, आर के बराबर है। तो यहां से हमें और एक रिलेशन मिल जाता है जो नेट काइनेटिक एनर्जी है, जो एक गैस सैंपल ले लूं, अगर मैं हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूं, तो नेट काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आ जाता है, 3/2 आर टी, जहां पे आर क्या है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटी क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, ठीक है, ये है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये और एक रिलेशन हमें निकल गया। तो जिन जिन बच्चों को इतना क्लियर है, मुझे एक थम्स अप देके बताओ, चलो जल्दी से एवरीवन।